अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं एमएलटी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। इससे पहले हमने प्राइमरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पे डिटेल के साथ जो है वो हमने बात की थी, एंडोथेलियल सेल के फंक्शन पे बात की थी, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी पे बात की थी, फिर प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो है वो कैसे बनता है, जिसमें से एग्रीगेशन थी, रिलीज रिएक्शन था, उसमें से एडिशन थी और फिर एक प्राइमरी प्लेटलेट प्लग जो है वो फॉर्मेशन उसकी हो गई। आज का टॉपिक जो है वो उसी के साथ जो है वो अटैच है, क्योंकि प्राइमरी प्लेटलेट प्लग या प्राइमरी हेमोस्टेसिस जब भी हो जाती है तो उसके बाद सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के होने का जो है वो लाजिम काम होता है। और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि हमने डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो है वो नाम अपने लेक्चर में लिए थे, तो उनके तकरीबन 13 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं और जिसमें से सबसे पहले जो है वो है फिब्रिनोजन, जिसको हम कहते हैं फैक्टर नंबर 1। इसी तरह फैक्टर नंबर 2 को हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 को हम कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर इसको कहते हैं। इसी तरह फैक्टर नंबर 4 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इसे कहते हैं हम। फैक्टर नंबर 5 जो है वो लेबाइल फैक्टर है या इसको हम प्रोथ्रोम्बिन एक्सेलरेटर भी कहते हैं, क्योंकि फैक्टर नंबर 5 जो है वो डिफरेंट एज अ कोएंजाइम जो है वो यूज़ होता है। और फैक्टर नंबर 6 जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 5 था। इसको आप कहीं भी बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको डिलीटेड फैक्टर, ठीक है। फैक्टर नंबर 7 जो है वो स्टेबल फैक्टर इसको कहते हैं या प्रो कन्वर्टीन कहते हैं या इसको सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्सेलरेटर जो है वो कहते हैं। और फैक्टर नंबर 7 जो है वो भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक फैक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन है यहाँ पे। इसी तरह फैक्टर नंबर 8 जिसको हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं इसको, और फैक्टर नंबर 9 जिसे हम कहते हैं क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर बी कहते हैं इसको हम। इसी तरह फैक्टर नंबर 10 जिसको हम कहते हैं स्टार्ट पावर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो इसको भी कहा जाता है। और फैक्टर नंबर 11 जो है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नंबर सी भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें कि ना सिर्फ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो हमारे पास फैक्टर 8 जिसे हम कहते हैं वो है, बल्कि हमारे पास 2 और भी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह फैक्टर नंबर 12 जिसे हम कहते हैं हेगमैन फैक्टर या को फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। और इसको हेगमैन फैक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम था। इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर क्यों कहा जाता है, ये आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसको हम कॉन्टैक्ट फैक्टर जो है वो क्यों कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं फैक्टर नंबर 13 जिसे हम कहते हैं फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और इसका क्या रोल है, बेसिकली जब हम अब इनकी हमारे सारे फैक्टर्स 1 से लेके 13 तक जो कि 12 बनते हैं, क्योंकि इसमें से फैक्टर नंबर जो 5 है फैक्टर नंबर 6 जो है वो डिलीटेड फैक्टर है। और बाकी अब हम एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे की बात करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, जब हम इस पर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है या इंट्रिंसिक पाथवे है तो इनका नाम कैसे पड़ गया, तो ये भी कॉन्सेप्ट आगे देखिएगा। और एंड पे हम फिर बात करेंगे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के, कि बेसिकली ये एक्टिवेटेड फैक्टर जो है या फैक्टर जो है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा इसका यही है कि जब हमारे पास प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बन जाता है तो उसको मज़ीद स्टेबलाइज करने के लिए, मज़ीद उसको कुव्वत बख्शने के लिए जो है वो फैक्टर्स की ज़रूरत रहती है। और बेसिकली ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंबाइनली एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और कॉमन जो है वो पाथवे जैसे ही आ जाता है तो हमारे पास जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग था वो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस या सेकेंडरी प्लग के अंदर जो है वो बन जाता है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की वजह से। और वहाँ पे जो लीकेज है उसके जो चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है आपका एंडोथेलियल। सो चलते हैं हम अपने डिटेल वीडियो की तरफ। सो स्टे ट्यून।
मेरे साथ रहिएगा और आगे लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को जो है वो आपने मिस नहीं करना। लेकिन अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और कमेंट्स लाजिम दिया करे। थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं हम। ओके तो यहाँ पे अब हम दो इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एक जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा जो है वो है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ एक और भी पाथवे है जिसे हम कहते हैं कॉमन पाथवे। और ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कॉमन पाथवे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के बाद जो है वो एक पाथवे आता है जिसे हम कॉमन पाथवे के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हमें ये आइडिया हो सके कि इनका नाम कैसे पड़ गया था। यानी इंट्रिंसिक पाथवे को हम इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को हम एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था कि एक साइंटिस्ट था और उसने ब्लड लिया। ठीक है, और उसने उस ब्लड को एक साफ ट्यूब के अंदर डाल लिया। ठीक है, अब जब उसने उस ब्लड को ट्यूब के अंदर डाल दिया तो कुछ ही देर के बाद उसके अंदर जो है वो कोगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई और वहाँ पे ब्लड जो है वो क्या हुआ, क्लॉट हुआ। इसके बाद उन्हें ये आइडिया हुआ कि कुछ ऐसी इंट्रिंसिक केमिकल है या कुछ ऐसा सब्सटेंस है इस ब्लड के अंदर ही जो इस ब्लड को क्लॉट कर रहा है, तो उससे उसका नाम पड़ गया कि ये इंट्रिंसिक सब्सटेंस है और बाद में इसको इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से याद किया जाता था। ठीक है, यानी कि वेन से इन्होंने ब्लड लिया, वो कंटेनर के अंदर इन्होंने डाल दिया और वो क्लॉट हुआ और इन्होंने कहा कि सब्सटेंस जो है वो इनर द ब्लड है और मैकेनिज्म जो है वो इनसाइड चल रहा है, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे चल गया। जिसके बाद जैसे ही आगे साइंटिफिक रिसर्च हो रहे थे तो फिर पता चला कि इसको किसी ने कॉन्टैक्ट फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, किसी ने कहा कि ये हैगमैन फैक्टर है और बाद में इसका नाम जो है वो फैक्टर नंबर 12 पड़ गया। यानी कि जब भी फैक्टर नंबर 12 नॉन एंडोथेलियल एरिया को टच करता है, यानी ग्लास को टच करता है या ट्यूब को टच करता है, तो फिर वहाँ पे जो है वो कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये था, इस वजह से इसको हम इंट्रिंसिक पाथवे का नाम देते हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे का। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी बाहर से कोई चीज़ जो है वो इसमें ऐड हो रही है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब हुआ क्या कि इन्होंने ब्लड लिया और इसी को एक कंटेनर या ट्यूब के अंदर इन्होंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ऐड कर ली और उसको इन्होंने नाम दिया साइट्रेट या सिट्रेट, यानी जो अभी आजकल भी हम यूज़ कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट, लेकिन उस वक्त इसको इन्होंने सोडियम साइट्रेट यानी ये ऐड कर लिया। अब इनको जब पता चला कि कोगुलेशन जो है ये नहीं हो रही, ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे जो साइट्रेट था वो उसने कैल्शियम को जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया और यहाँ पे जो इंट्रिंसिक पाथवे था वो क्या हुआ, ब्लॉक हुआ, यानी वो आगे ब्लॉक बन गया उसका, वो आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और जो एक्सपेरिमेंट था वो ये हुआ कि इस साइंसदान साहब ने जो है वो एक माउस पकड़ लिया और माउस से इसने ब्रेन एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और उस ब्रेन को इसने इसी ट्यूब के अंदर जिसके अंदर साइट्रेट था उसी के अंदर जो है उसने ऐड कर लिया, उसके मैश बना लिए और उसको स्मॉल पीसेस के अंदर जो है वो मिक्सचर बना लिया और यहाँ पे उसने जब ऐड कर लिया तो उसने देखा कि ये ट्यूब जो है ये फिर कोगुलेशन यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो बेसिकली उसने इसका नाम दिया टिश्यू जूस, यानी कुछ टिश्यू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि
इस पूरे मैकेनिज्म को दोबारा से क्लॉट कर रहा है। तो उसके बाद इसका नाम टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया, जो अब आज हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको इसने कहा कि ये कोई चीज़ जो है वो एक्सट्रिंसिक जो है वो आ चुकी है, और एक्सट्रिंसिक क्या थी, माउस ब्रेन था, सैचुरेट था, तो उसने उसका नाम दिया एक्सट्रिंसिक पाथवे का नाम जो है वो इसने इसको दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो एक्सट्रिंसिक का था और इंट्रिंसिक का था, कि इंट्रिंसिक पाथवे का नाम कैसे बढ़ गया, और उसके बाद जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे का और एक्सट्रिंसिक पाथवे के दो डिफरेंट जो है वो पाथवे अब हम आज अपनी इस लेक्चर में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे।